बच्चों नमस्कार। हिंदी व्याकरण में आज आप संज्ञा और लिंग को पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस की सभी परीक्षाओं में यहाँ से 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न बहुत आसान होते हैं, अगर आपने पढ़ा तो उनको सही करके आएंगे, नहीं तो गलत करके जरूर आएंगे। उदाहरण के रूप में जैसे पूछ लिया हाथी क्या है, पुल्लिंग की स्त्रीलिंग। अगर आपने पढ़ा है कि हाथी पुल्लिंग है तो ठीक, नहीं तो स्त्रीलिंग लगा के चले आते हैं। बहुत लोग ऐसा किए हैं। इसी प्रकार से संज्ञा में आपको कन्फ्यूजन होता है, संज्ञा के भेद में जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक में, तो यहाँ पे भी आपको कन्फ्यूजन होने वाला है। तो इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए, नोट्स बनाते चलिए, सवाल सभी सही से करके आएंगे। शुरुआत करते हैं संज्ञा की परिभाषा से। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे मनुष्य, मूर्खता, राम, सेना आदि। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है कि किसी व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध कराता है, जैसे गंगा, तुलसीदास, पटना, राम, हिमालय। ठीक है, इसके कुछ भेद हैं, जैसे कि व्यक्तियों के अपने नाम जो होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। तुलसीदास, तुलसीदास एक कवि थे, कवि जातिवाचक संज्ञा हो जाता है, तुलसीदास व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से नदी जातिवाचक संज्ञा, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। झीलों के नाम में भी इसी तरीके से है, जो झीलों के नाम रहेंगे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेंगे। समुद्रों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं, पहाड़ों के नाम भी आते हैं, गाँवों के नाम भी आते हैं, नगरों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। सड़कों, दुकानों, प्रकाशनों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। महाद्वीपों के नाम, देशों के नाम, राज्यों के नाम, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। पुस्तकों के नाम, पत्र पत्रिकाओं के नाम, त्योहारों, ऐतिहासिक घटनाओं के नाम, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। ग्रह, नक्षत्र, महीना, तारीख, महीना, ये सभी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। दिनों के नाम यहाँ तक कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। सप्ताह जातिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, ये किसी प्राणी या वस्तु के संपूर्ण जाति का बोध कराता है, जैसे गाय, नदी, पहाड़, मनुष्य। ठीक, शुरुआत करते हैं। इसमें इसके कुछ भेद हैं, जैसे पशुओं, पक्षियों, कीट पतंगों के नाम आपको जातिवाचक संज्ञा में रखा जाएगा। जैसे खटमल, किसी खटमल का नाम अल्फा बीटा गामा रख दीजिए ना, तो वो तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। गाय का नाम सुरभि रख दीजिए, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में। गाय संपूर्ण गाय जाति का प्रतिनिधित्व कर रही है। घोड़ा, किसी घोड़े का नाम कुछ भी रख दीजिए, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। इसी प्रकार से चील, मैना, ये सभी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। आम, केला, परवर, पालक, जो फल सब्जियां हैं, इनके नाम भी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। पहनने, ओढ़ने, बिछाने आदि के सामान भी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। अन्न, मसाले, मिठाई आदि पदार्थों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। विभिन्न प्रकार की सामग्री, जैसे अलमारी, कुर्सी, टेबल, घड़ी, ये सभी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। सवारी गाड़ियों के नाम, जैसे नाव, मोटर, रेल, कार, साइकिल, मोटरसाइकिल, ये सभी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। सगे संबंधियों के नाम, मामा, मामी, नाना, नानी, बहन, भाई, ये सभी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। व्यापारिक पदों और पदाधिकारियों के नाम, जैसे कि दर्जी, धोबी, भंगी, राज्यपाल, ये सभी आपके जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब देखिए यहाँ पे जातिवाचक व्यक्तिवाचक में एक चार्ट बना हुआ है। जैसे तुलसीदास एक नाम है, कवि एक पद है, स्त्री एक जाति है, सीता एक नाम है। तो इस प्रकार से नाम है तो व्यक्तिवाचक, स्त्री जातिवाचक, नदी जातिवाचक, गंगा व्यक्तिवाचक, कोलकाता व्यक्तिवाचक, नगर जातिवाचक, पहाड़ जातिवाचक, हिमालय व्यक्तिवाचक, देश जातिवाचक, भारतवर्ष व्यक्तिवाचक, झील जातिवाचक, दल व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। अब आगे देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा पदार्थों के समूह का बोध कराती है, जैसे कि गिरोह, झब्बा, झुंड, दल, सभा, सेना। ये शब्द किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध न करा करके अनेक या उनके समूह का बोध कराते हैं। ठीक है, अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसी धातु या द्रव्य का बोध कराती है, जैसे घी, चांदी, पानी, पीतल, सोना आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके पूर्ण रूप और अंश के नाम में कोई अंतर नहीं होता है, जबकि जातिवाचक के पूर्ण रूप और अंश के नाम में पर्याप्त अंतर होता है। जैसे कि घोड़ा और किसी का नाम रख दिए, कोई भी नाम रख दिए, चेतक, तो वो चेतक जातिवाचक हो गया, घोड़ा जातिवाचक हो गया, चेतक व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन यहाँ पे सोना, अगर 1 किलो सोना है तो भी सोना है, 1 ग्राम सोना है तो भी सोना है। ठीक है, इसलिए ये द्रव्यवाचक में होते हैं।
ठीक है। एक टुकड़ा सोना भी सोना है और एक बड़ा खंड भी सोना है, एक बूंद घी भी घी है, 1 किलो भी घी है, किंतु एक पूरे वृक्ष के टुकड़े को हम वृक्ष नहीं कहेंगे, बल्कि उसे लकड़ी, सिल्ली, टहनी, डाली आदि कह सकते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा से निर्मित पदार्थ जातिवाचक संज्ञा होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, कुछ विद्वानों का ये कहना है कि संज्ञा के समूहवाचक और द्रव्यवाचक जैसे दो अलग अलग भेद मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। वस्तुतः इन दोनों का समाहार जातिवाचक संज्ञा में ही हो गया है। देखिए, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण का बोध कराती है, जैसे अच्छाई, चौड़ाई, मिठाई, मिठास, लंबाई, वीरता। भाववाचक संज्ञा में निम्नलिखित समाविष्ट होते हैं। क्या क्या समाविष्ट होते हैं? जैसे गुण, कुशाग्रता, चतुराई, सौंदर्य आदि। भाव में कृपणता, मित्रता, शत्रुता आदि। अवस्था में जवानी, बचपन, बुढ़ापा आदि। माप में ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई आदि। क्रिया में दौड़ धूप, पढ़ाई लिखाई आदि। गति में फुर्ती, शीघ्रता, सुस्ती आदि। और कड़वाहट, कसैलापन, तितास, मिठास आदि। अमूर्त भावनाएं, करुणा, क्षोभ, दया, इन सबको भी भाववाचक संज्ञा में रखा गया है। संज्ञा भेदों में परिवर्तन किया जाता है। जातिवाचक व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग होता है। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा किसी एक वस्तु का बोध कराती है, जैसे कि पुरी। पुरी शब्द एक ग्राम को, नगर को बताता है, अर्थ होता है, परंतु इसका प्रयोग केवल जगन्नाथपुरी के लिए भी किया जाता है। कहते हैं पुरी चलना है, ठीक है। गोस्वामी एक जाति है, परंतु इस शब्द का प्रयोग तुलसीदास जी के नाम के रूप में भी पाया जाता है। संवत शब्द वर्ष का वाचक है, परंतु यह विक्रमी संवत के अर्थ में रूढ़ सा हो गया है। भाववाचक जातिवाचक के रूप में कहीं कहीं भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग पाया जाता है। जैसे इस कॉपी में कई तरह की लिखावटें हैं, इस समय कई बीमारियां फैली हुई हैं। अब देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में देखा जाता है। जैसे गांधी अपने समय के कृष्ण थे, यहाँ कृष्ण शब्द एक जाति के रूप में प्रयोग हुआ है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण प्रायः सभी शब्द भेदों से होता है। जैसे संज्ञा के दो प्रमुख भेदों जातिवाचक और व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। जैसे कि पहला है जातिवाचक संज्ञा से नर से क्या बनता है? जातिवाचक संज्ञा नर, उससे क्या होता है? भाववाचक नरता। नारी से नारीत्व। बूढ़ा जातिवाचक है और बुढ़ापा भाववाचक हो गया। मनुष्य जातिवाचक है, मनुष्यता भाव। मनुष्यता एक भाव है, मनुष्य एक जाति है। मनुष्य में राम सीता जो भी किसी नाम, वो एक व्यक्तिवाचक हो गया। मनुष्यता भाववाचक, मनुष्य जातिवाचक, और राम श्याम सीता कुछ भी नाम रख दिए, वो आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अब देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा से कैसे बनता है भाववाचक। व्यक्तिवाचक क्या है? राम, तो उससे भाववाचक कैसे बनेगा? रामत्व। राम भगवान का नाम था। रामत्व मतलब प्रेम, वो उनका जो गुण है वो। रावण एक व्यक्ति था, लेकिन रावणत्व, कोई उसके तरीके से व्यवहार करेगा, दुष्टता करेगा, उसको कहेंगे रावणत्व। शिवत्व। इस तरीके से जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा के रूप में जानी जाती है। सर्वनाम कैसे भाववाचक संज्ञा में बदलता है? कुछ प्रत्यय लगा करके। अपना से अपनत्व, अहम से अहंकार, मम से ममता या ममत्व। विशेषण से कैसे होता है? कठोर एक विशेषण है, कठोर से कठोरता है, भाववाचक हो गया। गुर से गुरता, चौड़ा से चौड़ाई, बहुत से बहुतायत, सुंदर से सुंदरता या सौंदर्य, ये सभी भाववाचक में देखे गए हैं। क्रिया से कैसे होता है? क्रिया से खेलना से खेल हो जाता है। खेलना एक क्रिया है, खेल एक भाव है। दिखाना एक क्रिया है, दिखावा एक भाव है। पढ़ना एक क्रिया है, पढ़ाई एक भाव है। बचना एक क्रिया है, बचत एक भाव है। बूझना, बुझौल, मारना एक क्रिया है, मार एक भाव है। मिलना, मिलाप, ये सभी इस तरीके से परिवर्तित होते हैं। अपव्यय से कैसे होता है? समीप से कैसे? समीप्य, दूर से दूरी। इस प्रकार से आप अव्यय से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित कर सकते हैं। शब्द रूप देखिए, तो पद या शब्द रूप किसे कहते हैं? शब्द की सत्ता वाक्य से बाहर है। शब्द की सत्ता वाक्य में नहीं है। शब्द का
कोई भी अर्थ वाक्य में अलग से नहीं रहता, वो पूरे वाक्य के साथ ही उसका अर्थ रहता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद या शब्द रूप कहलाता है। जैसे कि इसी वाक्य में देखिए तो शब्द की सत्ता वाक्य के से बाहर है। अगर यहाँ पे बाहर का कोई अर्थ है, जब अगर ये शब्द वाक्य के बाहर रखा जाएगा तब बाहर का कोई अर्थ रहेगा। इसी प्रकार से वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद या शब्द रूप कहलाता है। जब भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त होगा उसमें पद या शब्द रूप बनाने वाला कोई न कोई प्रत्यय अवश्य लगेगा। प्रकार्य तथा वाक्य में प्रयुक्त होने की दृष्टि से एक ही शब्द के हमें अनेक शब्द रूप प्राप्त हो सकते हैं। जैसे कि लड़का शब्द से बने लड़का, शून्य प्रत्यय इसमें लगा है। लड़के में ए प्रत्यय लगा, लड़कों में ओ प्रत्यय लगा है, लड़कों में ओ पर प्रत्यय लगा हुआ है। पद या शब्द रूप का संबंध एक और शब्द से है तो एक और शब्द से है तो दूसरी ओर वाक्य से है, क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद है। लिंग, अब देखिए लिंग की शुरुआत होती है। लिंग दो है बेसिकली माने जाते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, लेकिन संस्कृत में तीन लिंग माने जाते हैं। लिंग शब्द अंग्रेजी के जेंडर शब्द से के लिए प्रयुक्त होता है। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या पहचान का साधन। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। हिंदी में दो लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंगवाची होगा या स्त्रीवाची, क्योंकि बिना लिंग से जुड़े यह वाक्य में प्रयुक्त नहीं हो सकता है। वाक्य में क्रिया का रूप संज्ञा के लिंग तथा वचन के अनुसार बदलता है। जैसे घोड़ा दौड़ता है, घोड़ी दौड़ती है, तो इस प्रकार से लिंग के आधार पर होता है, वचन के आधार पर होता है। जैसे घोड़ा दौड़ता है, घोड़े दौड़ते हैं, वचन के आधार पर भी परिवर्तित होता है। साथ ही अनेक विशेषण शब्द भी संज्ञा के लिंग के अनुसार परिवर्तित होते हैं। जैसे काला घोड़ा, काली घोड़ी। और उभयलिंगी शब्द कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में पुल्लिंग स्त्रीलिंग में हो सकता है। इन शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता है। जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर, प्रधानाचार्य, ये सभी आपके लिंग परिवर्तन नहीं होंगे, ये उभयलिंगी होते हैं। प्रधानमंत्री पधार रहे हैं, डॉक्टर घर चली गई, या प्रधानमंत्री आ रही हैं। इंदिरा गांधी जी के समय में प्रधानमंत्री पधार रही हैं प्रयोग किया जाता रहा होगा। डॉक्टर घर चली गई, लंका की प्रधानमंत्री कल विदेश जा रही हैं, डॉक्टर बुला रहे हैं। अब देखिए इनका पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में परिवर्तन कैसे होता है, आनी प्रत्यय लगा के कैसे परिवर्तन किया जाता है। जैसे नौकर, नौकर का क्या हो जाए, नौकरानी। छत्री का छत्राणी, जेठ का जेठानी, चौधरी का चौधरानी, मेहतर का मेहतरानी, मुगल का मुगलानी, देवर देवरानी, भव भवानी। ये अन का अ का आनी हो जाता है या आणी हो जाता है। यहाँ पे हमने देखा अ का आनी या आणी हो जाता है। इसी प्रकार से आइन प्रत्यय से कैसे स्त्रीलिंग बनाएंगे, अ आ ई उ ए से आइन बन जाता है। जैसे पंडित का पंडिताइन, पंडा पंडाइन, ठाकुर ठाकुराइन, हलवाई हलवाइन, चौधरी चौधराइन, ओझा ओझाइन, बाबू बबुआइन, चौबे चौबाइन। ई प्रत्यय से कैसे स्त्रीलिंग बनाएंगे, अ आ का ई हो जाता है। जैसे कि लड़का का लड़की, घोड़ा घोड़ी, गूंगा गूंगी, बच्चा बच्ची, कबूतर कबूतरी, पहाड़ पहाड़ी, युवा युवती, हिरण हिरण हिरणी, देव देवी, गोप गोपी, नर्तक नर्तकी, रस्सा रस्सी। आ अंत वाले शब्दों में आ का लोप हो जाता है और उसके स्थान पे ई प्रत्यय लग जाता है। इया प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग में आ का इया हो जाता है। आ का इया कैसे होगा, जैसे बूढ़ा बुढ़िया, चूहा चूहिया, चिड़ा चिड़िया। जैसे चिड़िया स्त्रीलिंग है, चिड़ा पुल्लिंग है, बंदरिया स्त्रीलिंग, बंदर पुल्लिंग, बेटा पुल्लिंग, बिटिया, डिब्बा डिबिया, गुड्डा गुड़िया, कुत्ता कुतिया। इसी प्रकार से कुछ अ या आ अंत आने वाले वाक्यों में अ आ का लोप हो जाता है और उनके स्थान पे इया प्रत्यय लग जाता है। इसके साथ साथ मूल शब्द का पहला स्वर ह्रस्व हो जाता है। यदि मूल शब्द में व्यंजन द्वित्व हो, जैसे कुत्ता, दिल्ली और सत्ता, ये सभी होते हैं, तो व्यंजन का एक व्यंजन का लोप हो जाता है। जैसे कुत्ता का कुतिया। इन प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द मूल शब्द के अंतिम स्वर का लोप हो जाता है और इसके स्थान पर
इन प्रत्यय आ जाता है, जैसे कि कुम्हार, कुम्हारिन, जुलाहा, जुलाहीन, नाई, नाइन, पड़ोसी, पड़ोसिन, लुहार, लुहारिन, चमार, चमारिन, सुनार, सुनारिन, नाग, नागिन। नी प्रत्यय से कैसे बनता है? शेर का शेरनी, चोर का चोरनी, मोर का मोरनी। चोर का चोट्टे नहीं होता है, चोर का चोरनी होता है। भील का भीलनी। इन्हीं प्रत्यय से कैसे बनता है? इन्हीं प्रत्यय से देखिए तो हाथी का हथनी, स्वामी का स्वामिनी, तपस्वी का तपस्विनी, अभिमानी का अभिमानिनी, हंस का हंसिनी, यशस्वी यशस्विनी, एकाकी एकाकिनी, हितकारी हितकारिणी। याद रखिएगा, अभिमानी पुल्लिंग है, अभिमानिनी स्त्रीलिंग है। ठीक है, यहाँ पे बड़ी थी, यहाँ पे छोटी हो जाएगा। इका प्रत्यय से कैसे बनता है? संयोजक से संयोजिका, परिचायक से परिचायिका, गायक से गायिका, बालक बालिका, नायक नायिका, पाठक पाठिका, लेखक लेखिका, अध्यापक अध्यापिका। और देखिए कुछ संज्ञा शब्द जिनके अंत में वान मान आते हैं उनके स्थान पे वती मती लग जाता है। जैसे गुणवान का गुणवती, भगवान भगवती, भाग्यवान भाग्यवती, शक्तिमान शक्तिमती, श्रीमान श्रीमती, सत्यवान सत्यवती, बुद्धिमान बुद्धिमती, पुत्रवान पुत्रवती। कुछ शब्दों में मूल शब्द स्त्रीवाची होते हैं और उनमें प्रत्यय लगेगा कि पुल्लिंग। अब देखिए स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में कैसे परिवर्तित किया जाएगा? अच्छा, मौसा का मौसी, बहनोई का, ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में भी अभी चल रहा है। मौसा का मौसी, बहनोई का बहन, और जीजा का जीजी। बहनोई एक पुल्लिंग है ना जिसे जीजा कहते हैं। जीजा का जीजी, नंदोई का ननद। आप प्रत्यय लगा के कैसे बनता है? प्रिय का प्रिया, पूज्य पूज्या, छात्र छात्रा, शूद्र शूद्रा, सुत सुता, बाल बाला, प्रीतम प्रीतमा, आचार्य आचार्या। और ता का त्रि हो जाता है। कैसे त्रि हो जाता है? कर्ता कर्त्री, वक्ता वक्त्री, धाता धात्री, विधाता विधात्री, दाता दात्री, नेता नेत्री, अभिनेता अभिनेत्री, रचयिता रचयित्री। और नित्र पत्र जो है ये नित्य स्त्रीलिंग में मादा नर को लगाने लगता है। जैसे नर, मक्खी का मक्खी हो जाएगा। अब चील का नर चील, छिपकली का नर चील, कोयले का नर कोयल, कोयल का नर कोयल, और भेड़िया का मादा भेड़िया, खरगोश का मादा खरगोश, गैंडा का मादा गैंडा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। भालू का मादा भालू। ठीक है, मक्खी जो है स्त्रीलिंग है, चील स्त्रीलिंग, छिपकली स्त्रीलिंग, कोयल स्त्रीलिंग। अच्छा, ये इनका उपयोग आप शब्दों में करके देख सकते हैं। जैसे छिपकली भाग रही है, ऐसे थोड़ी नहीं कहते हैं कि छिपकली भाग रहा है। ठीक है, चील उड़ रही है, भेड़िया शिकार कर रहा है, ऐसे नहीं कहते भेड़िया शिकार कर रही है। या शब्दों में वाक्यों में प्रयोग करके आप इनको पहचान सकते हैं। लेकिन आप एक बार जब पढ़े रहेंगे तभी ये कर पाएंगे, क्योंकि कई शब्द ऐसे हैं जिनका आप नहीं पहचान सकते हैं। तो भालू का मादा भालू होता है। अब देखिए आगे यहाँ पे भाई का भाभी, कवि का कवित्री, नर का मादा या नारी, वर का वधू, विद्वान का विदुषी, पति का पत्नी, नपुंसक का बांझ। नपुंसक का याद रखिएगा स्त्रीलिंग बांझ होता है। बिलाव का बिल्ली, साधु का साध्वी, वीर का वीरांगना। वीर का क्या होता है? वीरी नहीं होता, वीरांगना होता है। मियाँ का बीबी, फूफा का बुआ। अब देखिए कुछ पुल्लिंग की पहचान कैसे किया जाता है। उनमें आ, आओ, पा, पन, न, इनमें ये सब प्रत्यय लगे होते हैं। कौन सा? आ, आओ, पा, पन या न प्रत्यय लगे होते हैं। जैसे मोटा, ई प्रत्यय लग जाता तो मोटी, तो महिला हो जाता। आप इनको वाक्य में प्रयोग करके देखिए तो मोटा खा रहा है, मोटा भाग रहा है। चढ़ाव में आप कैसे करेंगे? तो चढ़ाव आव प्रत्यय लगा हुआ है। बुढ़ापा, ठीक है, लड़कपन, लेन देन। पर्वत, मास, वार और कुछ ग्रह जो है ये याद रखिए, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में आप कन्फ्यूजन में फंसेंगे और फंस जाएंगे। पर्वत के नाम, मास के नाम, वार के नाम मतलब दिन के नाम, और कुछ ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं।
जैसे कि विंध्याचल, हिमालय और वैशाख, सूर्य, ये सभी आप क्या नाम है, चंद्रमा, मंगल, बुध, ये सभी आप पुल्लिंग में इनकी गणना करेंगे। और देखिए पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। याद रखिए कि यहीं से प्रश्न फंसता है, जो अभी तक नहीं देखा है, जो इसके पहले छोड़ दिया है, वो यहीं पे गच्चा खाएगा, यहीं पे फंसेगा वो। अब देखिए पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे पीपल, नीम, आम, शीशम, सागौन, जामुन। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे बाजरा, गेहूं, चावल, मटर, चना, जौ, उड़द। द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे पानी, पानी बह रहा है, पानी बह नहीं रही है, पानी बह रहा है। सोना महंगा हो गया, तांबा सस्ता हो गया। रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, हीरा, पन्ना, मूंगा, मोती, मणिक। देह के अंग, शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे मस्तक, दांत, हाथ, कान, गला, तालु, रोम, ये सभी पुल्लिंग होते हैं। जल, स्थल और भूमंडलों के भाग के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे समुद्र, भारत, देश, नगर, द्वीप, आकाश, पाताल, घर, सरोवर, ये सभी पुल्लिंग होते हैं। वर्णमाला के अनेक अक्षरों का नाम पुल्लिंग होता है, जैसे कि अ, उ, ए, ओ, क, ख, ग, ध, च, छ, य, र, ल, व, स, ये सभी पुल्लिंग होते हैं। और नित्य पुल्लिंग शब्द कुछ होते हैं, जैसे कि तोता, मच्छर, कौवा, बिच्छू, ये सभी पुल्लिंग में गिने जाते हैं। भेड़िया। स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करें? जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ख होता है वो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे ईख, भूख, चोख, राखा, राख, राख उड़ रही है। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, बोट, हट होता है वे स्त्रीलिंग कहलाती हैं, जैसे झंझट, आहट, चिकनाहट, बनावट, सजावट आदि। अनुस्वारांत, इकारांत, उकारांत, तकारांत, सकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे रोटी, टोपी, नदी, चिट्ठी, उदासी, रात, बात, छत, भीत, लू, सांस, ये सभी आपका स्त्रीलिंग में आता है। भाषा, बोली, लिपियों के नाम भी स्त्रीलिंग आते हैं। यहाँ से लोग फंसने वाले हैं, यहीं से जो भी तो वीडियो छोड़ चुके हैं वो फंसेंगे। भाषा, बोली, लिपियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, देवनागरी, संस्कृत, पहाड़ी, तेलुगु, पंजाबी। जिन शब्दों के अंत में यह आता है वो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कुटिया, खटिया, लुटिया, चिड़िया, कुतिया। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे यमुना, गंगा, गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पहली, दूसरी, प्रतिपदा, पूर्णिमा, अमावस्या। पृथ्वी ग्रह स्त्रीलिंग है। 9 नक्षत्रों का नाम स्त्रीलिंग होता है, जैसे अश्विनी, रोहिणी, भरणी आदि। नृत्य स्त्रियों कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही उपयोग किए, कोयल, मैना, चील, ये सभी जो है स्त्रीलिंग में हमेशा प्रयोग किए जाते हैं। तो ये था आपका संज्ञा और लिंग, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। 5-6 प्रश्न आपके आ जाएंगे, जिन्होंने नहीं देखा वो ठीक है, जिन्होंने देख लिया उनके 5-6 प्रश्न बन जाएगा। आप ही लोग सिलेक्शन के नज़दीक जाने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।